हेलो एंड वेलकम। मैं विनय अपने ही यूट्यूब चैनल एफडब्ल्यू विनय सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत और म्यांमार के बीच संबंधों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम भारत के 4 देशों के साथ संबंधों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक कॉपी कर सकते हो। म्यांमार की अगर बात की जाए तो म्यांमार जो है वो भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में आता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि म्यांमार जो है वो कौन से महाद्वीप का देश है, तो आपको याद रखना है म्यांमार जो है वो एशिया महाद्वीप का देश है, भारत का पड़ोसी है। इसलिए इंडियन एग्जाम में इस देश के बारे में कुछ और चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है, जैसे इस देश की राजधानी क्या है। पूछा जाए कि म्यांमार की राजधानी क्या है तो मैं आपको बता दूं, म्यांमार की राजधानी आपने नाम सुना होगा, रंगून है। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। अगर रंगून की बात करें तो अगर आपने थोड़े से पहले इंडियन सिनेमा देखने का शौक रखा हो तो एक पुराना सॉन्ग आपने सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, कि याद सताती है याद सताती है। वही रंगून आप यहाँ पे देख रहे हो। ये जो जगह है वो म्यांमार देश में है। लेकिन अब उन देश वालों को पता चल गया कि इंडिया वाले सॉन्ग बना रहे हैं हमारी राजधानी पे, तो उन्होंने क्या किया, इसी रंगून का नाम बदल करके यंगोन कर दिया। मतलब जो रंगून शहर हुआ करता था वो प्रेजेंट टाइम पर यंगोन है। यानी कि अब बना के दिखाओ सॉन्ग, ये चैलेंज हो गया है। कोशिश करना अगर आप ट्राई कर सकते हो तो। रंगून हुआ करती थी राजधानी, एक तो शहर का नाम बदल दिया, लेकिन अब ट्राई अगर हम करेंगे तो ध्यान रखें उन्होंने इस यंगून शहर को अपनी राजधानी के रूप में भी चेंज कर दिया है। और राजधानी ना तो रंगून है ना यंगून है, ये पहले हुआ करती थी। आज जो राजधानी है म्यांमार की वो है नेपाइताओ। ध्यान रखेंगे म्यांमार की कैपिटल आपसे पूछी जाती है कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी है, याद रखेंगे नेपाइताओ जो है वो म्यांमार की कैपिटल चल रही है। इस देश की करेंसी से भी हमें लेना देना है क्योंकि भारत का पड़ोसी है, तो पूछा जा सकता है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। पड़ोसी था तो याद रखेंगे इस देश की करेंसी कयात है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस देश से आपसे पूछा जा सकता है कि इस देश की संसद का नाम क्या है। म्यांमार की अगर संसद की बात की जाए तो म्यांमार की जो संसद है वो याद रखेंगे हलूताओ। वर्ड ध्यान रखना, हलूताओ जो है वो म्यांमार की संसद का नाम है। अब बात करते हैं कि भारत जब इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है तो याद रखना कोई ना कोई इंडियन स्टेट ऐसी रही होगी जो म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती होगी। मतलब भारतीय राज्य, कितने राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा शेयर करते हैं। याद रखना, सीधे याद होते हैं तो बेस्ट है, नहीं याद होता सीधा तो आप एक ट्रिक का सहारा ले सकते हो। मैं इसे पॉकेट रॉकेट आपके लिए कह रहा हूं। याद रखना, अन्ना मम्मी। ये वर्ड आपको इकट्ठा याद रखना है रे, बहुत काम का वर्ड है अन्ना मम्मी। इंडिया में 7 सिस्टर स्टेट बोली जाती है, 7 है वो जिन्हें 7 सिस्टर हम कहते हैं। और उनके लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, याद रखना, अन्ना मम्मी प्लस उसकी बहन का नाम अमेत्री और दादा पश्चिम बंगाल। ये वो ट्रिक है। मतलब बता दूं आपको, अन्ना मम्मी, इसकी बहन का नाम क्या है, अमेत्री, और दादा याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। दादा से याद रख लेना सौरव गांगुली, प्रणव दा। मतलब दादा वर्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो पश्चिम बंगाल से यूज करोगे। ये वो 7 स्टेट है जो बहुत ही फेमस है। याद रखना, फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, मैं एपी से डिनोट कर दूं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, न से नागालैंड है, मैं से याद रखना मणिपुर आता है, मी स्टैंड फॉर मिजोरम आता है। याद रखना ये 4 वो स्टेट है जो अन्ना मम्मी से याद कर सकते हो। और अमेत्री की बात की जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा।
7 हो गई है यहां तक। दादा पश्चिम बंगाल इसलिए याद करना है क्योंकि पश्चिम बंगाल को हमें चिकन नेक के नाम से जानते हैं। कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, वो याद रखना। कौन सी है चिकन नेक के नाम से? वेस्ट बंगाल, बहुत ही फेमस है। और पूर्वी भारत आपका कंप्लीट भी हो जाता है इसमें। 7 स्टेट ये रही आपकी और एक ये रही। लेकिन चर्चा किस पे कर रहे हैं हम चर्चा जो कर रहे हैं वो याद रखना, म्यांमार के साथ स्टेट पर चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सी स्टेट लगती हैं? तो 7 नहीं लगती हैं। भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा लगती है वो केवल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और याद रखेंगे मिजोरम की सीमा लगती है। ये वो 4 हैं। अब एक चीज और भी याद रखना साथ में, अगर आपने इंडिया का मैप देखा हो तो पूर्वी भारत की मैं बात करूं तो ये वाला जो भारत है इसमें अन्ना मम्मी से दिस ए ना मैं और मी वर्ड, ये आपकी वो 4 स्टेट है पूर्वी भारत की जो नॉर्थ से साउथ के सीरीज में है, क्रम में है सबसे ऊपर। ट्रिक से भी याद करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद नागालैंड आता है, मणिपुर आता है और लास्ट में कौन सा आता है? मिजोरम। और ये रहा अपना म्यांमार देश। ध्यान रखेंगे। बात करते हैं कि जब स्टेट के बारे में हमें पता चल गया है तो इस देश से क्या भारत का कोई प्रेजेंट विवाद चल रहा है? लेकिन उस विवाद पर चर्चा करने से पहले इस देश का फिजिकली स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि ये कहां पर लाई कर रहा है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बता देता हूं। 1947 से पहले जब कॉलोनियल ब्रिटिश राज इंडिया में चल रहा था, मतलब ब्रिटेन शासन इंडिया में कर रहा था, तो उसी कॉलोनियल पार्ट में ही याद रखना म्यांमार जो है वो भारत का हिस्सा हुआ करता था 1935 से पहले, जब ब्रिटिश राज था इंडिया में। क्यों? क्योंकि 1935 से पहले म्यांमार और भारत जो है उन दोनों का गवर्नर जनरल या वायसरॉय एक ही होता था। जब एक ही वायसरॉय था तो हम कह सकते हैं कि म्यांमार जो है वो 1935 से पहले किसका हिस्सा था? भारत का। लेकिन उस टाइम पर इसका नाम म्यांमार नहीं था, उस टाइम पर इस देश का एक और नाम था बर्मा। इसे हम बर्मा भी कहते थे, आज भी कहते हैं बर्मा। बर्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि म्यांमार में एक जनजाति पाई जाती है बर्मी, एक जनजाति है वहां पर, याद रखना बर्मी के नाम से है और उस बर्मी से नाम पड़ा था बर्मा। और आज हम किस नाम से इसे जानते हैं? म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो म्यांमार 1935 से किसका हिस्सा था? इंडिया का हिस्सा था। अब होता क्या है, 1935 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट भारत आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था ये, और अगर इसके नाम से ही चर्चा में लेके आए तो कब आया होगा? 1935 में। 1935 में आया ये एक्ट और इससे भारत और म्यांमार को सेपरेशन दे दिया गया, यानी भारत से म्यांमार अलग कर दिया गया। लेकिन जब म्यांमार अलग तो हो गया और आजाद की बात की जाए तो म्यांमार आजाद 1935 में नहीं हुआ था। भारत के तो पता है हमें, भारत 1947 में आजाद हो गया था। भारत से 1 साल बाद मतलब 1948 में म्यांमार आजाद हुआ है। भारत से 1 साल पीछे अगर मैं बात करूं तो भारत से 1 साल बाद में बात करेंगे तो आजाद हो गया। भारत कब आजाद हुआ? 1947। और अगर आजाद की बात कर रहे हैं म्यांमार की तो कब हुआ? 1948। अब म्यांमार 1948 में आजाद हो गया और 1965 तक भारत और म्यांमार के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ये हम कह सकते हैं कि भारत और म्यांमार के संबंध 1948 में जब म्यांमार आजाद हुआ तो भारत और म्यांमार के संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन 1948 के बाद जब हम 1965 में पहुंचे तो वहां पर जो सत्ता चल रही थी म्यांमार में वो सेना ने हथिया ली। मतलब क्या था कि सेना ने म्यांमार पर अधिकार कर लिया और वहां पर जो गवर्नर जनरल उनका बैठता था वो आर्मी का ही कमांडर होता था।
और भारत जो है वो एक लोकतंत्र देश है, तो हमेशा से ही भारत जो है वो सेना के अधिकार पर एंटी रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो चाहे म्यांमार के साथ हो। अब 1965 में जब भारत लोकतंत्र था तो भारत ने म्यांमार का सैनिक जो वहां पर हेड बने बैठे थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया, और उनका विरोध किया तो भारत और म्यांमार के रिश्तों पर दरार पड़नी स्टार्ट हो गई, भारत के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। और याद रखना, जब भारत ने वहां पर सेना का आधिपत्य जो था उसका विरोध किया तो एक देश और एंट्री कर जाता है जिसका नाम था चाइना, क्योंकि चाइना जो है वो आर्मी को सपोर्ट करता है, वहां पर साम्यवाद है, इसलिए आर्मी जो है वहां पर उनकी चलती है, तो उसने सपोर्ट कर दिया। तो म्यांमार जो है वो चाइना की तरफ खिसक गया, और चाइना की तरफ खिसका तो भारत जो है उसके साथ इसका विवाद स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब 1965 से पहले भारत में, ध्यान रखना, म्यांमार के साथ रिश्तों पर कोई भी विवाद नहीं था। अब होता क्या है, जब 1965 से ये सत्ता सैन्य अधिकारियों के हाथ में आई तो वहां पर एक लोकतांत्रिक नेता उभर के आई सामने, बहुत ही फेमस लेडी रही है जिसका नाम है आंग सांग सू की। लोकतांत्रिक नेता है, बहुत बड़ी म्यांमार की, आंग सांग सू की। इस लेडी का जितना भी प्रारंभिक शिक्षा कह सकते हो या जितना भी जीवन बीता है, पहले के बात कर रहे हैं 65 से, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे कुछ आंदोलनों के बारे में सीख रही हो, वो सारी भारत से रही है। इसकी एजुकेशन इंडिया में हुई है। आंग सांग सू की इंडिया में पढ़ी लिखी थी और यहां पर लोकतंत्र का महत्व जानती थी। 1965 से जब ये वहां पर सैन्य जो अधिकारी थे उनके खिलाफ एक मोर्चा खोलती है और वहां पर एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए आंदोलन करती है। अब लोकतंत्र के लिए जब आंदोलन करती है तो इसकी जो पार्टी है उसका नाम है लीग फॉर डेमोक्रेसी। लीग फॉर डेमोक्रेसी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म से लिख देता हूं, लीग फॉर डेमोक्रेसी। ये लोकतांत्रिक पार्टी रही है और किस देश की पार्टी है? म्यांमार की। इस लीग फॉर डेमोक्रेसी ने पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और वहां पर जीत हासिल कर ली, लेकिन ध्यान रखना आंग सांग सू की जीत चुकी थी वहां पर प्रेसिडेंट बनने के लिए, लेकिन बन नहीं पाई। क्यों? क्योंकि जो सत्ता थी वो सेना के हाथों में थी। इसको क्या किया गया, जब इसने जीत हासिल की तो इसको अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाल दिया गया तो सेना ने सत्ता फिर से हथिया के रखी। अब होता क्या है, 2016 में इसने फिर से अपने वहां से बाहर निकल करके और लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने फिर जीत हासिल की, लेकिन अब दिक्कत क्या थी, आंग सांग सू की जो थी वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती थी, क्योंकि म्यांमार का संविधान कहता है किसी भी व्यक्ति पर अगर देशद्रोह का केस है या वो कभी भी लाइफ में जेल में गया है तो वो उस देश का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और आंग सांग सू की जो थी वो नजरबंद हुई थी देशद्रोह का केस डाल के। अब ये प्रेसिडेंट तो नहीं बन सकती थी, लेकिन इसे स्टेट चांसलर बना दिया गया। कहां का? म्यांमार का। तो आपसे पूछा जा सकता है म्यांमार का स्टेट चांसलर कौन है? आंग सांग सू की। और इसे लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए या आंदोलन चलाए जाने के लिए शांति का नोबेल भी दिया गया। अब जब शांति का नोबेल इसे मिला तो पीछे चर्चा में आपने सुना होगा कि इसके आंदोलन को वापस लेने की कवायद जारी है, कि आंदोलन जो इसको दिया गया वो इसको वापस लीजिए। उसका रीजन मैं बता दूं, 2014 में जब हमारे यहां पर सरकार सत्ता में चेंज हुई, मतलब नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है, एनडीए जिसको आप कहते हो, वो सरकार चेंज हुई तो ये 2016 में भारत विजिट पर थी। और जब यहां पर इंडिया में आई तो इन दोनों देशों के बीच में एक रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा चल रहा था और उसके ऊपर आंग सांग सू की जो है उसने एक विवादित बयान दिया था जिसपे इसने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के मूल निवासी नहीं है, इसलिए हम उसे म्यांमार में स्टे नहीं करने देंगे। जबकि रोहिंग्या मुसलमान हैं कौन, उनके बारे में मैं अभी बता देता हूं। तो ध्यान रखना, लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए इसे क्या दिया गया था?
नोबेल प्राइज, लेकिन लोकतंत्र के ही इसने परिभाषा को ठेस पहुंचाया भारत में बयान पर, इसलिए इसका नोबेल प्राइज वापस ले जाने की मांग उठती रही है। ध्यान रखेंगे। एक चीज और बता दूं, जब भारत लोकतंत्र का समर्थन करता है तो इसका मतलब सही है कि भारत ने आंग सान सू की का समर्थन किया होगा वहां पर जब जीत हासिल की होगी इसने तो, और रियलिटी है भारत ने इसका समर्थन किया भी। लेकिन होता क्या है, यहां पर स्टेट चांसलर बनने के बाद आंग सान सू की ने पहली विदेश यात्रा भारत की ना करके चाइना की। अगर ये चाइना की यात्रा नहीं करती तो हम रिश्ते अच्छे मानते, लेकिन इसने यात्रा चाइना की फर्स्ट की थी, इसलिए भारत और म्यांमार के बीच में अब कुछ विवाद होने स्टार्ट हो गए हैं। और वो कौन कौन से जर्नली विवाद हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। फर्स्ट विवाद ध्यान रखेंगे, पहला विवाद है रोहिंग्या मुसलमान। ध्यान रखेंगे, रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, रोहिंग्या शरणार्थी आप कह सकते हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये है कौन, वो भी ध्यान रखना। अगर म्यांमार के थोड़े से इतिहास में जाए तो म्यांमार एक बुद्धिस्ट आपका कंट्री है, वहां पर बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर उसी के साथ में रोहिंग्या मुसलमान भी वहीं पर रहने वाले व्यक्ति हैं। और वहां पर एक और है चडियार मुसलमान और रहते हैं। ये मैं 3 नाम ले रहा हूं, 10 बुद्धिस्ट है वहां पर, एक तो सेकंड रोहिंग्या मुसलमान है और तीसरा चडियार। अगर चडियार मुसलमानों की बात करें तो उनका जो निवास है वो मूल निवास इंडिया रहा है। रियलिटी है इंडिया में, साउथ इंडिया में रहते थे और भारत के सेपरेशन से पहले ही म्यांमार में चले गए थे। तो चडियार मुसलमान कहां के हैं, याद रखना, पूछा जाएगा तो म्यांमार के। सेकंड बात कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान कहां के हैं, म्यांमार के। लेकिन वहां पर मेजोरिटी किसकी है, बौद्धों की। तो अब जैसे ही सत्ता सरकार में आंग सान सू की सत्ता आती है तो उन्होंने क्या किया, रोहिंग्या मुसलमानों को वहां पर खदेड़ना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। क्यों, मेजोरिटी बुद्धिस्ट की है। अब यहां पर रोहिंग्या मुसलमान जब वहां से भागेंगे तो एक बार मैप के द्वारा देखिए, यहां से इन्होंने भागना स्टार्ट किया और एक भारत के साथ में एक देश और आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में आकर के शरण ले ली, क्योंकि मुस्लिम था और बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहां पर उन्होंने शरण लेनी स्टार्ट कर दी। बहुत सारे व्यक्ति रोहिंग्या म्यांमार से कहां पर आ गए, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में खुद एक और पहले से आदमी और जनजाति रहती थी जिसका नाम था चकमा। एक वर्ड और आया है, याद रखना, चकमा। चकमा कहां के मुस्लिम है, बांग्लादेश के। रोहिंग्या कहां के हो गए हैं, याद रखना, म्यांमार। वो चडियार कहां के हैं, वो भी म्यांमार के बोलेंगे, अब भारत उनका मूल निवास है। अब यहां से जब चकमा है और रोहिंग्या आ चुके हैं तो इन दोनों के बीच में फिर से आपका विवाद होना स्टार्ट हो गया। और रोहिंग्या ने क्या किया, भारत में एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। जो नजदीक लगते स्टेट थे लाइक मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, इनमें आपके एंट्री करना स्टार्ट कर दिया। और जब भारत में इनकी एंट्री हुई तो भारत ने यहां पर आंग सान सू की से चर्चा की कि ये भारत में ये व्यक्ति घुस रहे हैं और ये मूल निवास कहां का है इनका, म्यांमार का है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उन्हें वापस बुलाइए। और उसी का जो बयान था, रिप्लाई था, वो मैं आपको बता चुका हूं, जिसके कारण आंग सान सू की पर जो नोबेल प्राइज है उस पर तलवार लटक रही है। ध्यान रखेंगे। तो चकमा कहां के हो गए हैं, याद हो गया होगा, बांग्लादेश। भारत में शरणार्थी है, ये पूछा जाता है चकमा कहां के भारत में शरणार्थी है, तो बांग्लादेश। रोहिंग्या कहां के शरणार्थी हैं, याद रखना, कहां के हो गए हैं, कमेंट करो, फटाफट बताइए मुझे। सेकंड विवाद की बात करते हैं, उल्फा और खाउलांग। ULFA, उल्फा और, ध्यान रखेंगे, एक और विवाद मैं आपको बता रहा हूं, उल्फा एंड खाउलांग। ये जो विवाद है, ये पहले तो ये ध्यान रखना, ये है क्या, उल्फा एंड खाउलांग जो है, ये ध्यान रखना, म्यांमार के दोनों आतंकी संगठन है। जैसे आपने अलकायदा नाम सुना होगा, अलकायदा कहां से, आपने, पाकिस्तान पड़ोसी मित्र देश है, वहां का एक आतंकवादी संगठन है। सेम ऐसे ही इंडिया में श्रीलंका साइड में नीचे, श्रीलंका का भी कह सकते हो, और साउथ इंडिया में भी एक लिट्टे सुना होगा, ऐसा ही एक आतंकी संगठन है उल्फा एंड खाउलांग। ये दोनों आतंकी संगठन म्यांमार और
म्यांमार देश के हैं जिससे भारत को आपत्ति है। और याद रखना, जब भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था उससे पहले उल्फा एंड खाउलांग के लिए म्यांमार में भी सर्जिकल स्ट्राइक होती रहती हैं। तो भारत को आपत्ति है कि म्यांमार सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो याद रखेंगे, उल्फा एंड खाउलांग जो है ये भारत और म्यांमार के बीच में एक विवादित आतंकी संगठन है। विवाद भारत और किसके बीच में हो गया, ये याद रखेंगे, म्यांमार के बीच में। तो ये जनरल कुछ विवाद है जो आपको ध्यान रख रहे हैं। मैं नंबर 3 की बात करूं, चीन के द्वारा समर्थन। याद रखेंगे, नंबर 3 में लिख रहा हूं चीन के द्वारा समर्थन। अब चीन के द्वारा समर्थन क्या है, ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा था अभी 2 मिनट पहले ही मैंने बताया था कि जो वहां पर सरकार है वहां पर किसके हाथ में मोस्टली सत्ता, सेना के हाथ में। और सेना के हाथ में तो सपोर्ट कहां से मिल रहा है, चाइना से। भारत को आपत्ति है क्योंकि भारत खुद एक लोकतंत्र देश है। तो इसके साथ ज्यादा विवाद तो नहीं है भारत के, लेकिन कुछ फेमस विवाद है। कौन कौन से देश, रोहिंग्या हो गया, उल्फा एंड खाउलांग हो गया। और चीन अगर इसको समर्थन करता है तो विवाद होना लाजमी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या इस देश से कुछ और विशेष भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या आपके एग्जाम में इस देश से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इस देश को एक तो ध्यान रखना ब्लैक पैगोडा का देश कहा जाता है। पूछा जा सकता है ब्लैक पैगोडा। याद रखेंगे, पैगोडा होता है, घोड़े को पैगोडा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि ब्लैक पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है। अगर मैं यहां पे एक चीज और आपको ध्यान दिलाऊं तो याद रखना, अंतिम मुगल बादशाह आपने सुने होंगे बहादुर शाह जफर। व्यक्ति का नाम है बहादुर शाह जफर। और याद रखना, इसी को बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है। बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर जो है ये भारत के अंतिम मुगल बादशाह रहे हैं। और इनको जब 1857 की क्रांति के दौरान जेल हुई थी तो उस जेल का नाम फेमस रहा मांडले जेल। पूछा जा सकता है मांडले जेल किस देश में है। बहुत फेमस जेल रही है क्योंकि भारत के मोस्टली क्रांतिकारी जो थे जेल के दर्शन किए थे उन्होंने। तो ध्यान रखेंगे, मांडले जेल। और हमारे बहादुर शाह जफर सेकंड जो है उनको क्रांति के दौरान इसी जेल में जाना पड़ा था। और इसका जो मकबरा है वो भी इसी जेल में है। कहां पर, म्यांमार में। ध्यान रखना, नेक्स्ट बात कर रहे हैं थर्ड। इस देश से और क्या पूछा जा सकता है, इस देश के साथ भारत के कुछ संयुक्त प्रोजेक्ट हैं जिनके नाम मैं बता देता हूं। संयुक्त प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। नंबर 1 प्रोजेक्ट ताम कलेवा मलाम। ध्यान रखेंगे, दिस फर्स्ट प्रोजेक्ट में लिख रहा था ताम कलेवा मलाम। नाम जो है वो बंगाली नाम है। और ये ध्यान रखना, एक राजमार्ग प्रोजेक्ट है जो दोनों देशों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। आपसे पूछा जा सकता है ताम कलेवा मलाम प्रोजेक्ट किन 2 देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट रहा है। तो आपको ध्यान रखना है किन 2 देशों का प्रोजेक्ट रहा ये, भारत और म्यांमार। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 है तमाजी खेजाए। एक और वर्ड लिख रहा हूं, तमाजी खेजाए। नाम याद करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि नाम बंगाली है, इसलिए ध्यान रखना। तमाजी खेजाए विद्युत परियोजना। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो परियोजना है या प्रोजेक्ट है वो किन 2 देशों के बीच में है। तो वर्ड है तमाजी खेजाए विद्युत परियोजना। ये भारत और म्यांमार के बीच में है, लेकिन कौन सी नदी पर है, याद रखना, चंडवानी नदी पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। पूछा जा सकता है कौन सी नदी पर है, तो चंडवानी नदी पर है। एक और प्रोजेक्ट जो बहुत फेमस है, नंबर 3 से लिख रहा हूं, कालादान मल्टी प्रोजेक्ट योजना। कालादान मल्टी प्रोजेक्ट योजना, याद रखना, ये किस देश के साथ भारत की है, तो म्यांमार के साथ है। क्या चीज वो भी मैं आपको बता दूं। कालादान मल्टी योजना प्रोजेक्ट क्या है, ये भारत में कलकत्ता जो बंदरगाह है, मैं फिर से मैप के द्वारा बता दूं आपको थोड़ा सा। ये जो भारत का मैप आपने देखा, यहां पर बांग्लादेश आता है, यहां पर कलकत्ता पोर्ट, कलकत्ता से बांग्लादेश के अंदर से जाते हुए हम कहां पर जाते हैं, म्यांमार में। तो ध्यान रखना, एक प्रोजेक्ट है
है जो कालादान मल्टी प्रोजेक्ट योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें हमें बंगाल की खाड़ी का भी यूज करते हैं आपस में मिलने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है कालादान मल्टी प्रोजेक्ट योजना किन दो देशों के बीच में है। एक चीज और ध्यान रखना, नंबर 4 से याद रखेंगे भारत, म्यांमार और एक और वर्ड लिख देता हूं थाईलैंड। भारत, म्यांमार और थाईलैंड, याद रखना तीनों देशों के बीच में एक राजमार्ग से जोड़ा गया है इनको, और वो राजमार्ग 2016 में बनाया गया। 3200 किलोमीटर के आसपास ये लंबा है, और याद रखेंगे भारत को थाईलैंड से जोड़ता है, राजमार्ग है। फ्लाइट की अगर आवश्यकता ना हो तो आप राजमार्ग से भी थाईलैंड जा सकते हो, लेकिन बीच में किस देश से जाना होगा? म्यांमार से। तो यहां से आपके आर्थिक या इकोनॉमिक जो भारत के संबंध हैं वो थोड़े से मजबूत होते हैं। कहां से? ध्यान रखेंगे कौन सा हाईवे है वो? भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे। इसको हम एक चीज और कह सकते हैं, इसे कहा जाता है वन वे वन रोड। ये चाइना की एक सुनी होगी आपने, वन बेल्ट वन वे रोड जो एक प्रोजेक्ट सुना होगा, सेम उसी का आप कह सकते हो कि उसी का एंटी है वन वे वन रोड प्रोजेक्ट। याद रखना किन दो देशों के बीच में है ये? भारत थाईलैंड। बीच में किस देश से होकर के गुजरता है? म्यांमार में 2016 से सरकार इस पर वर्क कर रही है। तो ये कुछ भारत और म्यांमार के बीच में प्रोजेक्ट हैं जो बहुत पूछे जा सकते हैं। एक चीज मैं यहां पे और बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत के साथ एक संगठन काम कर रहा है, आपने नाम सुना होगा बिम्स्टेक। अगर मैं बिम्स्टेक की बात करता हूं तो ये संगठन, ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक, हालांकि इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये उन देशों का एक संगठन है जो बंगाल की खाड़ी को यूज करते हैं। तो भारत बंगाल की खाड़ी को यूज कर रहा है, बांग्लादेश यहां पर यूज कर रहा है, म्यांमार अगर यूज कर रहा है तो आप यहां पर ध्यान रखना भारत जो है वो म्यांमार के साथ इसके द्वारा भी इकोनॉमिक संबंध रखता है। कैसे? पहले तो इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं, अगर सीधे याद नहीं होते तो इसके अंदर से भी याद कर सकते हो। जैसे बांग्लादेश, इंडिया बात कर रहे हैं, म्यांमार बात कर रहे हैं, श्रीलंका बात कर रहे हैं, थाईलैंड बात कर रहे हैं। ध्यान रखना बिम्स्टेक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर दो सदस्य देश और हैं, याद रखेंगे, और नेपाल एंड भूटान। मैं एन एंड पी लिख रहा हूं, नेपाल एंड बी लिख रहा हूं, और नेपाल एंड भूटान भी इसके सदस्य हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, हालांकि बंगाल की खाड़ी उनको लगती नहीं है क्योंकि वो एक लैंडलॉक देश है, दोनों लैंडलॉक कंट्री है दोनों, नेपाल एंड भूटान। तो याद रखेंगे बिम्स्टेक जो है उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक संबंध भारत के म्यांमार के साथ हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इसी सीरीज के एक और नए देश के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।